press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, स्वागत है आपका। व्याकरण भाग हम जान रहे थे और उसके अंतर्गत हम समास किसे कहते हैं, यानी समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा एवं उसके भेदों के बारे में हमने जाना था। यानी कि हम जाने थे कि समास की परिभाषा क्या होती है, फिर उसके क्या उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमने समास के भेदों में 3 प्रकार हमने देखे थे। अव्ययी भाव समास, क्या अव्ययी भाव समास की पहचान कैसी होती है, कौन से अवयव लगने पर उस समस्त पद में उसको हम समझ पाएंगे कि वो अव्ययी भाव समास होता है। फिर हमने देखा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, फिर उसके अंतर्गत कारकों का लोप होने पर वो कौन से तत्पुरुष समास कहलाते हैं, इतनी हमने जानकारी पाई थी। तो चलिए आगे देखते हैं, बाकी के 4 समास के भेदों के बारे में हम देखेंगे। आज हम जानेंगे कि कर्मधारय समास, यानी कि बहुशः समास के 6 भेद हैं हमने देखा। यानी कि मैंने बताया था कि आपकी पहचान आसान होने के लिए अब तक ददा, है ना, यानी कि अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि समास। तो चलिए आज चलते हैं आज की कक्षा में एक एक समास की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। ठीक है, हम कैसे जान पाएंगे कि ये समास कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का और हमने ये भी जाना कि समस्त पदों में कभी भी समास 2 पदों से बनता है, जिसका पहला पद जो है वो पूर्व पद कहलाता है, फिर दूसरा पद जो है वो उत्तर पद कहलाता है। तो इस तरह से कर्मधारय समास में जिस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद जो है वो विशेषण हो, पहला पद जो है विशेषण हो तथा दूसरा पद उस विशेषण का विशेष्य, तो हम झट से जान जाएंगे कि ये समास कौन सा है, कर्मधारय समास है करके। विशेषण तो आप जानते होंगे, विशेषता बताना, यानी कि जैसे कि नील कमल, नीला है जो कमल कैसा है, नीला है। और भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे। नील गाय कैसी है, नीली है। गाय जो है वो विशेष है, नीली जो है वो उसका विशेषण है, एडजेक्टिव, जिसके बारे में हम जानेंगे, जिसकी वो विशेषता, जिस विशेष पद की वो विशेषता प्रकट करता हो, तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। तो चलिए लेते हैं उसकी परिभाषा एवं उदाहरण। मुख्य रूप से तीसरा है कर्मधारय समास। तो इसमें जिस समास में पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषण, तथा दूसरा पद उस विशेषण का विशेष्य, होता है। मैंने जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद उस विशेषण का विशेष्य होता है, तो वो कर्मधारय समास कहलाता है, यानी कि विशेषण का विषय होता है। अथवा नहीं तो पूर्व पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद जो है, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय
उपमान और उपमेय के उपमान और उपमेय का संबंध होता है। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद में क्या है, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। यानी आपके लिए जाना जरूरी यही है कि जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण का विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि समस्त पद, जैसे समस्त पद फिर उसका विग्रह है, विग्रह करने पर समस्त पद और विग्रह हम करके देखेंगे तो जान जाएंगे। यानी कि नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है, नीला है। कमल की विशेषता बता रहा है पद, नीला है जो कमल। नील गाय, नीली है जो गाय। नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है। ठीक है। फिर महापुरुष, महान है जो पुरुष। महात्मा, महान आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है। चरण कमल, चंद्रमुख, मुख कैसा है, चांद के समान है। इसीलिए पर यहाँ पर बताया गया है कि उपमान और उपमेय की यहाँ पर क्या है, संबंध भी होता है। ठीक है। तो इस तरह से और भी देखेंगे। मृग, मृगालोचन, मृग के समान लोचन। चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। घनश्याम, घन के समान श्याम। परमानंद, परम है जो आनंद। महावीर, महान है जो वीर। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्री कैसा है, प्रधान है। नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है। तो इस तरह से विशेष के विशेषण, यानी कि पूर्व पद जो है विशेषण प्रकट करता है उस विशेष का, तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं द्विगु समास। इसके और भी कुछ उदाहरण मैं लिखवाऊंगी कर्मधारय समास के। महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष। फिर चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान ने चांद के समान मुख। मुख कैसा है, चांद जैसा है, चांद जैसा मुखड़ा। इस तरह से कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो विशेष की विशेषता बताते हो। यानी कि पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो है उस विशेषण का विशेष्य। नेक्स्ट चलते हैं द्विगु समास। द्विगु, द्विगु, द्वि यानी दो, है ना, द्विशाखा, दो शाख वाला पेड़, द्विशाखा। इसी के अंतर्गत आप पहचान पाएंगे कि द्वि क्या होता है, द्वि का अर्थ दो करके होता है, और दो क्या है, वो गणना है, संख्या है। इसी प्रकार उस समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, यानी जिस समास समस्त पद में पहला पूर्व पद इन्हें संख्यावाची हो, इन्हें गणनीय हो, तो झट से आप उसको पहचान पाएंगे कि ये द्विगु समास है। जैसे कि द्विगु समास का हमेशा क्या होता है, पहला शब्द यानी कि पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। जिस समास में देखेंगे द्विगु समास की परिभाषा, द्विगु, द्विगु समास, जिस समास में, जिस समास में क्या है, पहला पद, हमेशा पहला पद यानी पूर्व पद जो रहता है वो संख्यावाची होता है। जैसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नंबर है, इस शब्द का प्रारंभ नंबर से हुआ है, तो हम झट से उसको
आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये द्विगु समास होता है। ठीक है, यही इसकी पहचान है। क्या है? जिस समास में पहला पद, जिस समास में कोई भी शब्द हो उसमें पहला शब्द जो है संख्यावाची हो, नंबर होता है उस पद में, संख्यावाची हो, तो वो संख्यावाची, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, द्विगु समास होता है। द्विगु समास की यही पहचान है। क्या है उसकी पहचान? उसकी पहचान ये है कि जैसे कि मैं अभी बताऊंगी, देखो, समस्त पद और उसका विग्रह, यानी कि हम देखेंगे पंचवटी। पंच यानी पांच वटों का समूह, 5 वटों का समूह। पेड़, 5 पेड़ों का समूह जो होता है, वट यानी पेड़, 5 वटों का समूह पंचवटी। त्रिभुवन यानी 3, त्रिभुवन 3 भुवनों वाला, 3 स्टोरेज जो कहते हैं ना, 3 भवनों का समूह, 3 भवनों का समूह, 3 भवनों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार, चौराहा। फिर नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। शत यानी सेंचुरी को हम कहते हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। द्विगु, 2 गवों का समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। दुराहा, 2 राहों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार, यानी कि 4 रास्ते जहाँ पर मिले रहते हैं ना, सर्कल जो कहते हैं, 4 रास्तों से मिला हुआ, यानी ये चौ यानी 4, त्रि यानी 3, पंच यानी 5, ये सारे के सारे क्या है? संख्या होते हैं, है ना, ये नंबर्स होते हैं, गणनीय जो हम गिन सकते हैं, संख्यावाची होते हैं। तो जैसे ही हम पहला शब्द संख्यावाची देखें तो द्विगु समास की पहचान हमें बहुशः हो जाएगी। यही इसकी पहचान है। द्विगु में हमेशा क्या है? समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है। अब इसी तरह से हम जानेंगे कि द्वंद्व समास की पहचान क्या है, उसकी क्या परिभाषा है? जिस समास में दोनों पद क्या है? प्रधान होते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या है? समान होते हैं, कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता, दोनों पद वहाँ पर प्रधान होते हैं। तथा वो समास करते समय उसमें क्या है? और का लोप हो जाता है, और सामासिक पद, उसका शब्द का लोप होकर वो वहाँ पर क्या है? सामासिक चिन्ह आ जाता है। जैसे कि दिन रात, दिन और रात, और का वहाँ पर लोप होने पर दिन और रात के बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है वो सामासिक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, इसकी यही परिभाषा होती है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिनका विग्रह करते समय बीच में योजक शब्द जो है और जो है वो योजक शब्द है, उसका लोप हो जाता है, और समस्त पद बनाते समय योजक शब्द और का क्या है? उसमें लोप कर दिया जाता है। ठीक है, जानेंगे। अब उम्मीद करती हूँ जान रहे होंगे आप एक एक करके समास, उसके भेद, उसकी परिभाषाएं, उनकी पहचान आप अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे। कर्मधारय में उत्तर पद जो है वो कभी भी क्या है? विशेषण होता है। द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद, यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों पद प्रधान होते हैं,
उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। तथा समास करते समय और जो है और का लोप हो जाता है, और का लोप हो जाए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, क्या है द्वंद्व समास की परिभाषा? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि मैं अभी बताऊंगी, कुछ उदाहरण यहाँ पर दूंगी। जैसे समस्त पद जो है दिन रात, नर नारी, लाभ हानि, माता पिता, अमीर गरीब, भूख प्यास। इस तरह से कई सारे समस्त पद बनते हैं। भाई बहन, सीता गीता, राम श्याम, इन सब के बीच में जब विग्रह करने पर क्या होता है? विग्रह करने पर दिन और रात, दिन भी प्रधान है और रात भी प्रधान है। नर और नारी, लाभ और हानि, भूख और प्यास। इस तरह से कई सारे शब्द हैं। भाई बहन, माता पिता, देव असुर, देव और असुर, पाप और पुण्य, धूप और दीप, सुख और दुख, लव और कुश, धर्म और अधर्म, अच्छा और बुरा। तो यहाँ पर क्या है? और का लोप हो गया है, और का लोप हो जाए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर और शब्द हटाकर सामासिक चिन्ह डाल दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों शब्द क्या हैं? इन्हें उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या है? प्रधान हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास करते समय और का लोप हो जाए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब चलते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। यहाँ पर बहुव्रीहि समास में जब समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद मिलकर कोई अन्य पद को ही क्या है? किसी तीसरे पद की ओर वो संकेत करते हैं। उसमें ना ही पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा शब्द, अन्य शब्द ही प्रधान होता है। जैसे कि मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरलीधर यानी कि मुरली को कौन धारण करता है? भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर मुरली ना ही मुरली प्रधान होती है ना ही धर प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य तीसरा शब्द की ओर संकेत करता है और वो है कृष्ण। जैसे कि श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, किसके अंबर श्वेत है? जैसे कि सरस्वती। यानी कि त्रिलोचन, 3 आंखें हैं जिसकी, लोचन यानी आंखें, 3 लोचन है जिसकी, कौन है वो? शिव। तो त्रिलोचन में ना ही त्रि प्रधान होता है ना ही लोचन प्रधान होते हैं, बल्कि अन्य शब्द ही प्रधान होता है, कोई तीसरे की ओर संकेत करता है, जैसे कि शिव। निशाचर, निशा यानी रात्रि के समय घूमने वाले कौन होते हैं? विचरण करने वाला राक्षस। दशानन, दश है आनंद जिसके, 10 है, 10 सिरों वाला कौन होता है? कोई अन्य ही शब्द बनता है, जैसे कि हम कहेंगे रावण। चतुरानन, 4 है मुख जिसके, 4 मुखों वाला ब्रह्मा। ना ही इसमें चतुरानन में ना ही चतुर प्रधान होता है ना ही आनंद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा शब्द ही प्रधान होता है, जैसे कि ब्रह्मा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर त्रिलोचन करके मैंने बोला है, त्रिलोचन
3 जैसे हम देखते हैं कि पहला शब्द 3 आँखों वाला, 3 जैसे आते हैं, अरे भाई ये तो संख्या है, तो इसे हमें किस में लिखना है, द्विगु समास के अंतर्गत लिखना है। तो ऐसा बहुशः आपको कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो मैं इसी का भी अंतर आपको समझाऊंगी, इसका भी डिफरेंस मैं समझाऊंगी। यानी कि कई बार कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के शब्द एक से प्रतीत होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया त्रिलोचन है ना, त्रिलोचन जो है ये कर्मधारय समास के अंतर्गत भी हो सकता है और ये बहुव्रीहि समास भी है। इन्हें दोनों शब्द एक ही तरह के यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं। हल करते समय मन में हमें ये संशय जरूर रहता है, डाउट हमें रहता है कि कर्मधारय है कि ये द्विगु है, कौन सा है, बहुव्रीहि है कि कर्मधारय है। तो याद रखिए कि कर्मधारय में दोनों पद जो है विशेषण व विषय के रूप में होते हैं। कर्मधारय में विशेषण और विषय के रूप में विशेष के रूप में होते हैं, जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर क्या है, संकेत करते हैं। यानी जैसे ही हम देखेंगे पहला पूर्व शब्द जो है, पूर्व पद विशेषण है उस विशेष का, तो हम जानेंगे कि वो क्या है, कर्मधारय है। यदि यहाँ पर दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे की ओर संकेत यहाँ पर करने वाला वो शब्द होता है, तो हम उसको बहुव्रीहि समास लिख सकेंगे। यही होती है इसकी पहचान। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है, नीला है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर पूर्व पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद जो है ये विशेष्य है, तो इस कारण ये कर्मधारय समास बन गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब हम यहाँ पर विग्रह करने पर हम देखेंगे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला होता है, शिव का, भगवान शिव का। तो जैसे ही वो हम देखेंगे तो हम पहचानेंगे कि ये बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है बच्चों, एक एक करके मैं उसका भी आपको परिभाषा दिखाऊंगी। सबसे पहले लेते हैं हम बहुव्रीहि समास की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। छठा है बहुव्रीहि, यानी कि हमने देखा 6 उसके भेद हैं। बहुव्रीहि समास के 6 भेद हैं। हम छठा भेद की परिभाषा ले हैं, देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है। बहुव्रीहि समास में जब समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद, पहला यानी पूर्व पद, पहला पद और दूसरा पद यानी उत्तर पद, दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद मिलकर, ये दोनों पद मिलकर क्या होते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मिलकर किसी तीसरे की ओर, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, समास होता है। तो यही है उसकी पहचान। क्या है बहुव्रीहि समास की पहचान? जब समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि बताऊंगी मैं, जैसे अब दूंगी मैं समस्त पद, फिर उसका विग्रह करने पर समस्त पद होगा मुरलीधर, मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला। हमेशा होंठों पे अपने बांसुरी कौन लगाए रहता है? भगवान कृष्ण। मुरली को धारण करने वाला। अब यहाँ पर मुरली को धारण करने वाला, मुरलीधर, ये दोनों प्रधान नहीं बल्कि तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो कौन है? कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण
क्या होता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। दशानन, दशानन यानी 10 है, आनन जिसके, 10 है, 10 सिरों वाला कौन आता है, रावण, आनन जिसके, यानी 10 सिर हैं जिसके कौन है, रावण। ना ही यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा शब्द ही प्रधान होता है। तो ऐसे में हम उसकी पहचान पाएंगे कि वो बहुव्रीहि समास यानी कि बाहर वाला ही क्या होता है, प्रधान होता है। तो यही है उसकी आसान पहचान। ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पदों से हटकर किसी तीसरा यानी बाहर वाला ही कोई शब्द जो है वो प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास की पहचान यही होती है बच्चों। आशा करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो ये रहे समास के 6 भेद, उसकी परिभाषाएं और उसके समस्त पद विग्रह करने पर शब्द कैसे बनते हैं, उनकी कैसी पहचान होती है, इन सब के बारे में हमने जाना है। और मैंने आपको ये भी क्लैरिफाई किया है कि बहुव्रीहि समास तथा कर्मधारय समास में अंतर यानी उसमें डिफरेंस कैसे होता है वो भी मैंने समझाया कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पहला पद भी प्रधान नहीं, दूसरा पद भी प्रधान नहीं, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है ना। जैसे कि कोई तीसरा पद, कोई बाहर वाला ही प्रधान होता है, तो वो बहुव्रीहि समास। पर कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी कि एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है ना। अब उम्मीद करती हूँ मैं आप जान गए होंगे कि उपमान और उपमेय किसे कहते हैं, यानी मैं अगली कक्षा में आपको समझाऊंगी। और इसी तरह कर्मधारय और द्विगु समास में भी अंतर स्पष्ट कर लो आप, यानी कि कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बहुव्रीहि और कर्मधारय में समझाया। इसी प्रकार कर्मधारय और द्विगु समास में भी जो अंतर होता है वो मैं बता रही हूँ, यानी कि महाआत्मा यानी कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है, या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है कर्मधारय समास के अंतर्गत। पर द्विगु समास में पहला पद हमेशा क्या होता है, द्विगु में संख्यावाची होता है। पहला पद जो है संख्यावाची होता है, यानी संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि महाआत्मा यानी कि महान आत्मा, महाआत्मा यानी महान आत्मा, यानी आत्मा कैसी है, महान है। तो ये क्या स्पष्ट करता है कि ये कर्मधारय समास है ना। त्रिवेणी, त्रिवेणी 3 वेणियाँ, यहाँ पर त्रिवेणी 3 वेणियाँ, ये जो है ये संख्या स्पष्ट होता है कि ये द्विगु समास है। सप्ताह, सप्ताह किसे कहते हैं, 7 दिनों का समाहार को कहते हैं, यानी 7 दिनों का समूह, सप्ताह वीक। 7 सप्त यानी 7, जैसे ही वो पहला पूर्व पद संख्यावाची होने के कारण ये क्या है, द्विगु समास कहलाता है। यही होती है इसकी पहचान, यानी कि आप आसानी के साथ फाइंड आउट करके लिख सकते हो कि पूर्व पद और उत्तर पद देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये समास के कौन सा भेद है। तो इस तरह से एक एक करके मैंने सारे के सारे भेदों की से परिचित आपको करवाया है, उसके उदाहरण देकर आपको समझाया है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।